Welcome back, old book nerd. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ओल्ड बुक अकेडमी चैनल पर। और आज हम सामाजिक अध्ययन में 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से कब, कहाँ और कैसे चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से आते हैं। तो हम पूरा लेंथी चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ मेन पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। बाकी हाँ, एक हाईलाइट करते हुए चलेंगे भाई, लेकिन जो हमारे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं केवल हम उन्हीं को इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कब, कहाँ, कैसे आगे बढ़। ये हमारा जो है चैप्टर का नाम हो गया कब, कहाँ, कैसे। ठीक है, पहला चैप्टर है 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि कब, कहाँ, कैसे, क्या हुआ था। तो इसके लिए हम क्या टीवी देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न, अखबार, ये सब देख सकते हैं। साथ ही साथ हम पिछले साल क्या हुआ था ये जानने के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो उस समय हो या उसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बहुत समय पहले क्या हुआ था, तो वो हम कैसे पता लगाएं। तो उसके पता लगाने के लिए हमें क्या होता है, पुरातत्वविद जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि जो पुरातत्व चीज़ों को, मतलब पुरानी चीज़ों को खोज कर निकालते हैं, ढूंढते हैं, तो हमें उनका अध्ययन करना पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, किस तरीके का भोजन ग्रहण करा करते थे, किस तरीके का व्यापार क्या करते थे, किस प्रकार का संगीत पसंद किया करते थे। ऐसी बहुत सी जानकारियाँ क्या हैं, हम उनके बारे में किससे, अतीत से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, हमें किससे मिलेगी, हिस्ट्री से। और हिस्ट्री हमें कहाँ से मिलेगी, तो उसे हम आगे जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है कि किस प्रकार के जगहों में, किस प्रकार के मकानों या किस प्रकार की जगहों पर लोग बाग रहा करते थे। तो कई वर्ष पहले, यहाँ पे जो ये कहा जा रहा है, तो कई वर्ष पहले लोग नदी के तट पर रहा करते थे। और वो आरंभिक लोग जो हुआ करते थे वो कुशल संग्राहक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, कुशल संग्राहक हुआ करते थे। कहने का मतलब कुशल संग्राहक से मतलब है कि वे लोग जो है अपने पास फल फूल, साग सब्जी और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हुआ करती थी उन्हें अपने पास एकत्र कर कर रखा करते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा, कुशल संग्राहक। ठीक है, अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे विशालकाय जंगलों में रहा करते थे। ठीक है, और यहीं से वो क्या अपने खाने पीने का प्रबंध किया करते थे। उसके साथ साथ जानवरों का आखेट, मतलब आखेट का मतलब समझ लिया, आखेट जो होता है बर्ड, उसका मतलब होता है शिकार। उसका मतलब क्या होता है, शिकार। आखेट का मतलब होता है शिकार। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला वर्ड जो है, ये जो देख रहे हैं आखेट, इसका मतलब क्या होता है, शिकार। ठीक है, तो वो जानवरों का आखेट मतलब शिकार भी किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले तो यहाँ पे बात होगी। अब बात हम कर लेते हैं कि सबसे पहले गेहूं जैसी फसलों का कहाँ पे आरंभ हुआ। तो ये 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गेहूं तथा जौ, ये गेहूं तथा जौ जैसे फसलों का उपजाना आरंभ हुआ। तो कितने वर्ष पूर्व हुआ था, ये आपका 8000 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 8000 वर्ष पूर्व क्या है, तो ये भी जान लीजिए, उत्तर पश्चिम की सुलेमान किर्थर पहाड़ियों में
ये जो है किरथर पहाड़ियों में, ठीक है, किरथर पहाड़ियों में, तो यहाँ पे ये जो है ये किरथर पहाड़ियों में, ठीक है। तो पूरा आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ियों, जहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले गेहूं और जौ जैसे फसलों का आया था, ठीक है। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया, और उन्होंने इसके ही साथ क्या होता है, आप जैसा आप दूध दही वगैरह ये खाते हैं, तो ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है पालतू जानवर जैसे भैंस बकरी गाय वगैरह से। तो उन्होंने इसी के साथ क्या है, जो दुग्ध उत्पादन वाले पशु हुआ करते थे उन्हें भी उन्होंने पालना शुरू कर दिया। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने ये सर्किल में कर दिया, भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना, इन्हें पालतू बनाना शुरू कर दिया। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया। अब चावल की बात करते हैं कि चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था, तो यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर पूर्व, ये देखिए मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, उत्तर पूर्व, ये है जो मैंने सर्किल में कर दिया, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य, ये उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में क्या था, चावल, किसका, चावल का। यहाँ पे ये भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चावल, जहाँ पे सबसे पहले चावल का उत्पादन किया गया। तो जहां सबसे पहले चावल उगाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया एक आपका, ठीक है, कहाँ स्थित थे, विंध्य के उत्तर में। तो यहाँ पे हमारे जो मेन पॉइंट थे, जो पढ़ने वाली बात थी, वो सिर्फ ये थी कि सबसे पहले गेहूं का कहाँ उत्पादन हुआ, तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान, ये आपका देखिए मैं एक बार फिर से, उत्तर पश्चिम की, ये जो है उत्तर पश्चिम की सुलेमान, ये उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों, जहां पर गेहूं का और जौ का उत्पादन सबसे पहले हुआ था, और वो कितने वर्ष पूर्व हुआ था, 8000 वर्ष पूर्व, कितने, 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो ये भी जानना जरूरी है कि कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो हम यहां लिखेंगे 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है। 8000 पूर्व अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ियों में गेहूं का उत्पादन, गेहूं और जौ जैसी फसलों का उत्पादन कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो आप सीधे सीधे टिक कर दोगे उसमें 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं, या उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ियों में किस फसल का सबसे पहले उत्पादन किया गया, तो वहां पे आपको जौ दे सकता है, गेहूं दे सकता है, दोनों भी दे सकता है, गेहूं और जौ भी दे सकता है। तो आपको उन जो आंसर होंगे क्वेश्चन में, जो आंसर दिए होंगे, उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से टिक करने होंगे, गेहूं और जौ, इनमें से जो भी होगा आप वो टिक कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक। हाँ, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात होगी, अगर वहां पे आपका जौ और गेहूं अलग अलग दिया है, एक जगह आपको गेहूं और जौ साथ में दिया है, तो वहां आपको ध्यान देने वाली बात होगी, वहां पे आपको बोथ वाला आंसर, मतलब गेहूं तथा जौ वाला आंसर ही चूज करना होगा, अदरवाइज आपका वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात आती है कि चावल सबसे पहले कहां उसे उगाया गया, तो वो आपका आ जाएगा उत्तर पूर्व में। मैं देखो इसे येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, उत्तर पूर्व में, ये देखिए मैं हाईलाइट कर दिया हूं, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, मतलब उपजाया गया। वो कौन सी पहाड़ी थी, तो वहां पे आपको गारो, मतलब एक ही में से कई आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए आपको ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी है। तो यहां पे आगे आपका गारो पहाड़ी कहां, उत्तर पूर्व में, गारो मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों, ठीक है, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी है, विंध्य पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चावल का उपजाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सहायक नदियां कौन सी होती हैं, तो सहायक नदियां यहाँ पे
ये दिया है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिलकर जाती है, ठीक है। और ये लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे, मतलब बसे थे, जो नगर जहाँ पे लोग रहा करते थे। तो गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, गंगा नदी व इसके समुद्री तट पर इलाकों में जो नगर बसे थे वो कितने वर्ष पूर्व बसे थे। तो यहाँ पे सीधा सा आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर जो होगा उसमें 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पे आप टिक कर दोगे 2500 वर्ष पूर्व। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है। जो गंगा के आसपास का दक्षिण का क्षेत्र है उसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, उस क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा के दक्षिण में जो क्षेत्र थे, प्राचीन क्षेत्र बसे थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आप कह दोगे मगध के नाम से, ठीक है। ये इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो अधिकतर लोग क्या है, काम की तलाश में जाया करते थे। और अगर दूसरा कारण हम कह सकते हैं तो प्राकृतिक आपदा से मतलब है भूकंप वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह जो आते हैं, ठीक है। तो वो कारण हो सकता है। और काम की तलाश में आप देखते हो आज भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये तो चला ही आ रहा है। कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। तो ये भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो पॉइंट है ये आज भी है। आप देख रहे हो चाइना और हिंदुस्तान और ये सब जो चल रहा है करता रहता है। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे स्थान, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने, अब कुछ लोग क्या होता है, ट्रैवलर जिन्हें कहते हैं, खोजी प्रवृत्ति जिन्हें कहते हैं, ठीक है। मतलब उन्हें घूमने का शौक कम, लेकिन उन्हें नई नई जगहों को खोजने का शौक ज़्यादा होता है, जिन्हें हम ट्रैवलर कहते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे कि नई नई जगह खोजने के लिए, सिर्फ उनका यही रीज़न होता था कि नई नई जगह को खोजने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। उनमें क्यूरियोसिटी होती थी, उत्सुकता होती थी नई जगह को खोजने की। तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। और इस तरीके से क्या है, हम लोग जैसे कहीं घूम के आते हैं, फिर घर में या अपने मिलने वालों को बताते हैं कि यार वो जगह बहुत बढ़िया थी, वहाँ वाकई में घूमने वाला है, वहाँ ऐसा था, ये था, वो तो मतलब ये सब चीज़ें जो बताएं, तो वही चीज़ कौन लोग करते थे, जो ऐसे उत्सुक प्रवृत्ति के हुआ करते थे, जो नई नई जगहों को खोजा करते थे। तो वो लोगों को उन जगहों के बारे में बताया करते थे कि वहाँ जाना बहुत ही रोचकदायक था, बहुत ही आनंददायक था। तो क्या है, लोगों को पता लगता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? हालांकि लोगों के लिए कोई इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा, वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे थे। यहाँ पे एक चीज़ है कि प्राचीन काल में, मतलब पुराने समय में क्या था, या तो लोग कच्चा भोजन खा लिया करते थे, अधकच्चा खा लिया करते थे,
या जैसे जैसे उन्हें एक दूसरे से पता लगता गया कि किस तरीके से हम भोजन को भून सकते हैं, पका सकते हैं, तो एक दूसरे के तरीके जानकर वो लोग क्या है, भोजन को पकाकर खाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये चीज़ विकसित हुई लोगों में कि भोजन को हमें कैसे खाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या देश के नाम। भारत को हम इंडिया या भारत के नाम से जानते हैं, अपने देश को हम किस नाम से जानते हैं, या फिर इंडिया, भारत, ठीक है, हिंदुस्तान, कई मतलब नाम है जिनसे हम अपने देश को जानते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है इंडिया और भारत जैसे प्रायः नामों का प्रयोग करते हैं। हम अपने देश के लिए इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द का क्या उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये इंडस शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है, इंडस, ये यहाँ पे दिया है। इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। इंडिया शब्द का जो उत्पत्ति हुई वो इंडस से हुई, और इंडस जो संस्कृत में है सिंधु कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का जो आप मैप देखते हैं, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदौस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सिंधु को जो ईरानी और यूनानी जो आए थे 2500 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने क्या था, सिंधु को हिंदोस, ठीक है, और दूसरा वर्ड है इंदोस, इन दो वर्डों से पहचाना या नाम दिया था। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया, जो इस नदी के पूर्व में स्थित थे प्रदेश, उन्होंने इंडिया क्या कहा था, इंडिया। लेकिन कौन, जो सिर्फ पूर्व में स्थित थे, पूर्व में, ठीक है, इस नदी के पूर्व में स्थित थे, उन्हें क्या कहा था, इंडिया। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे कहा जाए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। कौन से ऋग्वेद में मिलता है, कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया आज हमारे देश को कहा जाता है। अब इधर आपको एक नोट दिया गया है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। तो यहाँ पे दिखाया गया है, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़पत्र के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, और ये जो बनाई जाती थी भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को यहाँ पर दिखाया गया है। आपको ये जो दिखाया जा रहा है, तो ये ताड़पत्र
के वृक्ष के पत्तों से या फिर भुर्ज पेड़ की छाल से बनी होती थी। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई गई है, देखो ये जो है एक पांडुलिपि है जो ताड़पत्र या भुर्ज पेड़ की छाल से बनाई गई है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी जो पांडुलिपियाँ बनाई जाती थी वो किस से बनाई जाती हैं, तो उसमें आपका ऑप्शन दे सकता है ताड़पत्र, भुर्ज वृक्ष की छाल, इस ढंग से। तो आपको इन्हीं दो में से आपको टिक करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी तो यहाँ कहा जा रहा है कि इतने वर्षों में क्या हुआ, कुछ तो पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ से नष्ट कर दी गई। फिर भी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ हमें कहाँ मिलती हैं? मंदिरों में मिलती हैं, बिहारों में मिलती हैं। बिहारों का मतलब है कि जंगलों वगैरह में मिल जाती हैं हमें। ठीक है, प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों को धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो इन पुस्तकों में क्या है, जो ये पांडुलिपि जो हुआ करती थी, जो ताड़ वृक्ष के पत्तों या भुर्ज वृक्ष की छाल से बनाई जाती थी, इनमें हमें क्या मिलता है? धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि का सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। प्राकृत और तमिल, प्राकृत भाषा यूज होती थी उस समय, प्राकृत और तमिल में है। तमिल आज भी यूज होती है, तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो प्राकृत भाषा का प्रयोग उस समय क्या करते थे? आम लोग किया करते थे। ठीक है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षा कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। जैसा कि आज भी आप देखते हो कि जो पत्थर की शिलाएं वगैरह, जैसे कोई नेता वगैरह कोई चीज़ बनवाता है या किसी नई चीज़ को उद्घाटन करता है, तो वहाँ पे क्या है, उनके नाम की एक नेम प्लेट लग जाती है, पत्थर पे उनका नाम लिखा होता है। तो उसी प्रकार से उस समय के शासक करवाया करते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें, देख सकें और उनके नियमों का पालन कर सकें। अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण किया। तो कुछ अभिलेख ऐसे ही मिलते हैं जिनमें अन्य स्त्रियों पुरुषों ने अपने कार्य का विवरण किया। और उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जो शासक हुआ करते थे वो अपनी क्या है विजय, मतलब लड़ाइयाँ जो लड़ते थे, युद्ध किया करते थे, तो अपनी विजय को इस पे अर्जित रखने के लिए इस पे लिखवाया करते थे, अपना लेखा जोखा रखा करते थे। तो यहाँ पे ये जो आपको दिखाया गया है, ये जो मैंने सर्किल में कर दिया, ये वही पत्थर की शिला है जिस पे क्या है कुछ लिखा हुआ है। जो ये अभिलेख है 2250 वर्ष पुराना है और ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अशोक नाम के शासक के आदेश पर लिखा गया था। ये जो लिखा गया था अशोक नाम के शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय आगे पढ़ेंगे हम। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं, जबकि हम जो कुछ बोलते हैं वह क्या होती है, भाषा होती है। जिससे हम पढ़ते हैं उसे हम भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। ये अभिलेख इस क्षेत्र में उपयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो हाँ, ये यहाँ पे एक
इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम लिखते हैं तो हम क्या है, लिपि का प्रयोग करते हैं। जब हम लिखते हैं तो राइटिंग करते हैं तो वो क्या होती है, जो भी हम यूज करते हैं वो एक लिपि होती है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो वो क्या होती है, वो एक भाषा होती है। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस पूछ सकता है, तो ये हमें ध्यान रखनी है, भाषा और लिपि में क्या फ़र्क है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, पुरातत्वविद कौन होते हैं, जो पुरानी वस्तुओं या पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, पत्थरों ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को खोज कर निकालते हैं। ठीक है, पुराने समय में क्या यूज हुआ था, क्या यूज करते थे पुराने लोग, मूर्तियाँ वगैरह, औजार, हथियार, इन सब चीज़ों को खोज कर निकालते हैं, उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, पुरातत्वविद कौन होते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ दिखाया गया है, ये जो चित्र दिखाए गए हैं, किस प्रकार के पात्र यूज करते थे। पात्र से मतलब है बर्तन। ठीक है, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। कितने वर्ष पूर्व? 4700 वर्ष पूर्व होता था इस प्रकार के पात्रों का। एक पुराना चांदी का सिक्का, जो दाएं आपको दिखाया गया है, ये चांदी के सिक्के हैं। ये जो मैंने सर्किल करा, ये चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, अगर ये ऐसा आपको कोई इमेज वगैरह दिखाते हैं तो ये 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, तो आप देख सकते हैं, जो आज सिक्के होते हैं गोल होते हैं, सर्किल राउंड में होते हैं और बहुत ही सुडौल बने होते हैं। और पहले वाले सिक्कों का कोई सुडौल आकार ऐसा नहीं हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। ये सिक्के बनाए जाते थे, कठोर तत्व के बनाए जाते थे, जल्दी नष्ट न हो सकें। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। तो पुरातत्वविद जो हुआ थे, जानवरों और मछलियों की भी हड्डियां ढूंढा करते थे। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अन्न के टुकड़े या लकड़ी के टुकड़े जल जाया करते हैं तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पुरातत्वविदों को बहुत कपड़ों के अवशेष मिलते हैं। तो खुदाई में क्या है, पुरातत्वविदों को बहुत कपड़ों के अवशेष भी मिले हैं। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। पुरातत्वविद जो होते हैं, उन्हें जो जानकारियाँ मिलती हैं, पांडुलिपियाँ, अभिलेख, तो वो उन्हें क्या है, एक स्रोत के रूप में लेते हैं। स्रोत शब्द से उसे दर्शाते हैं, वो उनके लिए स्रोत होते हैं। पांडुलिपि, अभिलेख जो उन्हें मिलते हैं वो क्या होते हैं, उनके लिए स्रोत होते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये बात भी क्लियर हो गई। पुरातत्वविद जो होते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं, और इतिहासकार वे होते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अतीत का अध्ययन कहाँ से मिलता है हमें, तो ये इतिहासकारों से मिलता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक होता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं। तो इतिहासकार और पुरातत्वविद बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो भी खोज कर चीज़ों को निकालते हैं और एक जासूस भी खोज कर चीज़ों को निकालता है। तो एज ए जासूस बोला जा सकता है इन्हें, जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अतीत को जानने में सबसे बड़ी अहम भूमिका जो होती है, खोजने की जो भूमिका होती है, तो पुरातत्वविद इतिहासकार की ही होती है। और अतीत का शब्द प्रयोग जो किया जाता है एक बहुवचन के रूप में
किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग समूह के लोगों के लिए अतीत थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। तो यहाँ पे इनसे हमें ये ज्ञात हुआ कि पशुपालकों, कृषकों और व्यापारियों, शिल्पकारों और राजाओं रानियों का जो जीवन था वो इनसे बहुत भिन्न था, जैसे कि हम आज भी देखते हैं। ठीक है। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों तथा रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। तो जो शहरों वगैरह में रहते हैं, आप देखते हैं उन्हें क्या मार्केट से खरीद कर लाना होता है। तो यदि अगर मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा तो वो लोग भी उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों को लेखा जोखा रखते थे। उस समय जो शासक थे अपनी विजयों जो जीत हुआ करती थी, उनकी युद्ध जीता करते थे, उसका लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों को लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जाना जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि आज भी क्या है, जो संपन्न और एक सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी हर चीज़ का लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन जो नॉर्मल ऑर्डिनरी व्यक्ति होता है वो कुछ भी अपने पास लेखा जोखा नहीं रखता है। तो वही यहाँ पे भी था, तो उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। तिथियों का मतलब, अब ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अब आया है और आने वाला है, जिसका मैं काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था आपको समझाने के लिए। तो हम साथ में समझेंगे। तिथियों का मतलब, यहाँ कहा गया है तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस तिथि की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 इसी तरह कोई और वर्ष बताओगे। जाहिर सी बात है, और कोई हमसे पूछता है तो दिन, महीना, ईयर यही हम बताते हैं। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि वर्ष की जो गणना की जाती है वो कब से की जाती है। तो जो ईसाई धर्म प्रवर्तक थे, जिनका नाम ईसा मसीह के नाम से जाना जाता है, की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उनका जो हम 2000 वर्ष लिखते हैं वो उनके जन्म के पश्चात, तात्पर्य इस मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, 2000 वर्ष बाद से मतलब उनके जन्म के 2000 वर्ष बाद शुरू हुआ। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो होती हैं वो, अब ईसा मसीह से जन्म के पूर्व की अगर हम किसी तिथि की बात करेंगे तो वहाँ ईसा पूर्व लिखा जाएगा। ईसा पूर्व लिखा जाएगा के रूप में जानी जाती। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया, हम क्या 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए आगे की तिथियों का अवलोकन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे जो मेन इस चैप्टर में जो सबसे मेन टॉपिक है वो यही है, इतिहास और तिथियां। इतिहास और तिथियां ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी में जो बीसी है उसे हम हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं।
ये जो अंग्रेजी में BC है, इसी को हम हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। बिफोर क्राइस्ट का मतलब हो गया, बिफोर क्राइस्ट का मतलब हो गया ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो इसे इसलिए हम कहेंगे बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, मतलब कभी कभी क्या हमें तिथियों से पहले एडी लगा दिखता है। ठीक है, तो उसे हम हिंदी में कहते हैं ई। ठीक है, हिंदी में कहते हैं ई लिखा होता है। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। और ये बना किससे है? लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एनो डोमिनी का जो तात्पर्य है, एनो डोमिनी का जो तात्पर्य है, पहले तो एनो डोमिनी जानते हैं वो क्या है? लैटिन भाषा के शब्द से बना है एनो डोमिनी। और इसका तात्पर्य जो है एनो डोमिनी का क्या है? इसका तात्पर्य जन्म के वर्ष से, मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तब से है एनो डोमिनी का मतलब। तो यहाँ पर क्या जाना हमने कि अंग्रेजी का शब्द था, अंग्रेजी में जो BC शब्द यूज करते थे ईसा पूर्व, से हम ईसा पूर्व कहते थे। और ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या होता था? बिफोर क्राइस्ट। तो इसे हम ईसा पूर्व कहते थे, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। अगर हम बात करेंगे 2000 वर्ष पूर्व, तो हम वहाँ पे लिखेंगे BC, बिफोर क्राइस्ट। और अगर हम ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करेंगे तो लिखेंगे AD, ठीक है, एनो डोमिनी, जो कि हमारा लैटिन भाषा के शब्द से बना है। तो इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, मतलब उनके जन्म के वर्ष से स्टार्ट, मतलब उनके जन्म के बाद स्टार्ट हुआ। अब आगे आते हैं, कभी कभी AD की जगह CE, ये भी इम्पोर्टेंट है। सी कभी क्या होता है? जहाँ AD लिखा होता है वहाँ पे CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। तो C अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, जो CE यहाँ पे था आपका CE, ठीक है, CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE शब्द का, जो यहाँ BCE है, BCE शब्द का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा, यहाँ पे ये है बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। तो यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि इस कैलेंडर का प्रयोग ज़्यादातर देशों में सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ होता है। तो भारत में जो हुआ था इस प्रकार की तिथियों का प्रयोग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 200 वर्ष पूर्व। ये यहाँ पे दिया हुआ है, कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 200 वर्ष पूर्व, ठीक है, 200 वर्ष पूर्व हुआ था। अब एक चीज़ नई और आई है, कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले होता है। तो करंट में जो अभी हमें अगर मिलेगा तो वो यही मिलेगा, बिफोर प्रेजेंट। अब जो चलन में है वो ज़्यादातर यही है, बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, मतलब जो चल रहा है उससे पहले। तो वहाँ पे आपको लगा हुआ मिलेगा BP, बिफोर प्रेजेंट। तो कंफ्यूज ना हो, जहाँ पे हम लिखते थे ईसा पूर्व तो वहाँ पे हम BP का प्रयोग करते हैं। ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसे आप बार बार देखें और अच्छे से समझ लें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो इसे इस तरीके के क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में सबसे मेन था हमारा यही था, तिथियाँ।
जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कोई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेख लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तो कोई भी अभिलेख हुआ है तो उसमें क्या है, इन दो चीज़ों का प्रयोग होना मस्ट है। बिना इसके कोई भी अभिलेख नहीं लिखा जा सकता, लिपि और भाषा। ठीक है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे कि आपको नीचे दिखाया गया है, इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने का एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व। ठीक है। तो 5000 वर्ष पूर्व मिली है। ये हमें कैसे, यहाँ पे आपको ये इमेज दिखाया गया है जहाँ पे शेर बना है। तो वहाँ उन्होंने क्या करा है, एल से परिभाषित किया है, लॉइन। ऐसे ही जहाँ पे आपको गणासे दिख रहे हैं ये, वहाँ आई से, तो वहाँ उन्होंने उसे आई माना है। जहाँ ये आपको एक जे के आकार में मुड़ी हुई सरिया सी दिख रही है, ये आपको एस, उन्होंने एस माना है इसे। ऐसे ही आपको ये चौरस जो दिख रहा है, इसे पी माना है। इस प्रकार से इन्होंने क्या है, ये सारे जो है इनका अर्थ निकाल कर उन सभी अभिलेखों को पढ़ने की कोशिश की है। ऐसे ये नीचे दिखाया गया है। अब यहाँ है मिस्र के उत्तरी तट और रेसोटा नाम का एक कस्बा है, जहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। विद्वान जो हुआ थे वो क्या थे, यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता था। तो जो ये एक छोटे से फ्रेम में नाम दिखाए गए हैं, इसे क्या कहा जाता था, कारतूस कहा जाता था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एक अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, तो वे आसानी से इन अभिलेखों को पढ़ सके। अभी यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व हुआ, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान जो 2000 वर्ष पूर्व लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.